अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि भाई ये कंप्लीट क्यों नहीं है। आई बिलीव कि ये डायग्राम आपने देख ली होगी, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। ऑल दो के वीडियो तो मैं दे ही दूंगा आपको, लेकिन अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें अपने लिए। और मैं अब आपको बताता हूँ कि ये कंप्लीट क्यों नहीं है। ऑप्टिमल सबकी समझ में आ गया कि भाई ऑप्टिमल क्यों नहीं है। कि इफ यू हैव मोर देन वन आंसर, और फर्स्ट तरीके का आंसर यहाँ पड़ा हुआ है जी, ये एक आंसर। ये जो आपको जी उठा के लाके देगा, वो जी कौन सा लाके देगा, जो नीचे वाला होगा। हालांकि इसको लाके कौन सा देना चाहिए, अगर ये ऑप्टिमल है तो ऊपर वाला। तो ये पॉइंट तो क्लियर है सबको कि भाई जी में क्या ऑप्टिमल में क्या प्रॉब्लम है कि आपको वो आंसर लाके दे रहा है जो कि ऑप्टिमल नहीं है। ये बात क्लियर हो गई सबको? सबको क्लियर है ये बात? ऑल ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कंप्लीट क्यों नहीं है। इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि आपकी समझ में आ जाए। देखिए, इट माइट बी पॉसिबल कि जब आप एल्गोरिथम लगाएं तो कुछ इस तरह की सूरत हाल पेश आ जाए कि जिसमें आप एक साइकिलिक लूप में फंस जाए। मतलब क्या है कि देखें, ये जो हम ट्री बनाते हैं पहले से, ये हम आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूरी ट्री बना देते हैं। ऑल्दो कि आपको पता है ये बात कि आप ट्री को रन टाइम पे क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। जिन नोट्स की जरूरत होती है उन्हीं नोट्स को ओपन करते हैं। फर्स्ट करके मैंने ए को ओपन किया, बी सी डी ई। अब अगेन सपोजिशन है ये कि हो सकता है ये बी के चाइल्ड इस तरह से हो कि एफ जी एच, लेकिन बी का एक चाइल्ड ए भी तो है, बी का एक चाइल्ड ए भी तो है, तो ए से बी दोबारा बन गया। समझ रहे हैं? अगर हम टेक्निकली देखें तो बी का एक चाइल्ड ए भी तो होगा। अगर हम ग्राफ को ट्री में कन्वर्ट करते हैं तो जो अगर ये कराची टू हैदराबाद रास्ता जा रहा है तो ये हैदराबाद टू कराची भी तो आ रहा है, ऐसे ही ना। इसका मतलब है अगर के का चाइल्ड हैदराबाद है तो हैदराबाद का चाइल्ड दोबारा से के हो सकता है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? कोई भी चीज ना अपने लूप में फंस सकती है। इट माइट बी पॉसिबल। देखें, जब ए की बात होगी तो मैं ए से बी पे आया, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डीएफएस की कर रहा हूँ, फिर दोबारा ए पे आ गया। अब ए जब मैंने ओपन किया था तो चार चाइल्ड थे, वो चाइल्ड कौन से थे, बी सी डी ई। लेकिन दोबारा से मैं किस पे आ गया, बी पर। अब बी दोबारा से क्या कह रहा है, मेरे तो वही चार चाइल्ड है दोबारा। ये देखें ए एफ जी एच, लेकिन एल्गोरिथम की लॉजिक ये कहती है कि लेफ्ट तो ए। इस तरीके से साइकिलिक नेचर चल रही है। तो इस तरह की सूरत हाल भी आपके पास आ सकती है कि जिसमें अगर आप लेफ्ट लेफ्ट को ओपन करते रहें तो हो सकता है आप एक साइकिलिक लूप में फंस जाएं या रिपीटेशन के अंदर फंस जाएं। तो आपका आंसर हो सकता है डी हो, सी हो, ई हो, लेकिन चूंकि ये एक साइकिलिक नेचर है तो डीएफएस क्या है, एक रिपीटेड लूप के अंदर फंस गया है। आर यू गेटिंग मी? सही है ना? डीएफएस क्या है, रिपीटेड लूप के अंदर फंस गया। एक एग्जांपल और देता हूं आपको। आप कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का कोर्स पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे? नहीं पढ़ा? मैं बताता हूं आपको, एग्जाम्पल है। देखें, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के अंदर ना इक्वेशन ड्राइव करने की एग्जाम्पल होती है, जैसे कंपाइलर में ग्रामर होती है। तो देखें फ्रेंड्स, करें ये ऑप्शन है। इसका मतलब ये होता है कि ए को, जैसे इक्वेशन होती है ना मैथ्स के अंदर फॉर्मूलाज होते हैं, तो आप ए से रिप्लेस कर सकते हैं या सी से कर सकते हैं। ए को ए से रिप्लेस कर सकते हैं सी से। तो इसका मतलब है इसकी दो चाइल्ड है, एक क्या है ए और एक क्या है सी। सही है, ए और सी। अब किसी ने आपसे कहा बताएं क्या ए सी बन सकता है या नहीं बन सकता। इसका मतलब होता है और ये ए है ये सी है। किसी ने आपसे कहा कि बताएं ए सी बन सकता है नहीं बन सकता डीएफएस के जरिए। तो आपने कहा भाई डीएफएस तो क्या करता है, किसी भी नोड के दोनों ऑप्शंस को या जितने भी ऑप्शंस होते हैं उनको जनरेट करता है। ये देखिए, जैसे मैंने ए से ए बनाया और सी सबकी समझ में आ गया। क्यों बनाया, क्योंकि इसके दो चाइल्ड है। ये समझ में आ गया? समझ में आ गया कि मैंने क्या बनाया है? सही। तो ये देखें, इसका आंसर हमें क्या ढूंढना है, सी। अब चूंकि ये डीएफएस है तो डीएफएस क्या करता है, लेफ्ट चाइल्ड को पहले विजिट करेगा। जैसे ही लेफ्ट चाइल्ड पे जाएगा तो पता चलेगा लेफ्ट चाइल्ड के पास तो और ऑप्शन है। ये ए जो है इससे क्या बन सकता है,
अगर मैं इस ए को ऐसे ही लिख दूं और इस ए की जगह पे ये लिख दूं, देखिए ये इसकी वैल्यू है। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू क्या है? ए है और ये पुराना वाला है। इसका मतलब ये क्या बन गया? ए डबल है। और यहाँ क्या बन जाएगा? सी ए। दोनों जगह मैंने ए की वैल्यू पुट की है, कैपिटल ए की वैल्यू पुट की है दोनों जगह पे। देखें इस कैपिटल ए की वैल्यू क्या थी? ए, वो यहाँ लिख दी। इस कैपिटल ए की दूसरी वैल्यू क्या थी? सी, वो यहाँ लिख दी। ये स्मॉल ए अपनी जगह पर है। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रही है ना ये बात, जो मैं आपको आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं? अब देखें आंसर ये पड़ा हुआ, लेकिन चूंकि ये लेफ्ट टू लेफ्ट विजिट करता है, चूंकि ये लेफ्ट टू लेफ्ट विजिट करता है, तो ए की दो वैल्यूज हैं। ए की एक वैल्यू है कैपिटल ए स्मॉल ए, और एक वैल्यू है सी। हमने दोनों वैल्यू लिख दी, कैपिटल ए स्मॉल ए सी। जब मैं लेफ्ट पे आया तो लेफ्ट ने कहा भाई मैं तो और वैल्यूज बना सकता हूं, तो मैंने कहा क्या? तो उसने बोला कैपिटल ए की जगह पे दोबारा पे लिख दो कैपिटल ए स्मॉल ए, और यहाँ पर भी कैपिटल ए की जगह पे क्या लिख दो? सी। अब मैं दोबारा से इसके लेफ्ट साइड पे आया, तो ये डबल ए अपनी जगह पे रहेगा, इस ए की जगह पे दोबारा से क्या लिख दूंगा मैं? ए, और ये ए अपनी जगह पे रहेगा, इस सी, ये सी अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है ना? ये देखें, और इस डबल ए की जगह पे मैं दोबारा इस ए की जगह पे क्या लिख दूंगा? सी। तो इस तरीके से लेफ्ट से लेफ्ट पे चलता रहेगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, ये इनफाइनाइट चलता रहेगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ही खत्म नहीं होगा। यही तो समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, जब ये खत्म नहीं होगा तो ये इनफाइनाइट लेंथ तक चलेगा। जब ये इनफाइनाइट लेंथ तक चलेगा तो देखिए सिस्टम में आंसर मौजूद है, सिस्टम में आंसर मौजूद है, लेकिन आपको डीएफएस आंसर लाके नहीं दे रहा। आर यू गेटिंग मी? तो कोई भी सूरत हाल ऐसी हो सकती है कि जिसके अंदर आप फंस सकते हैं। तो आप एक चीज ऐड कर लीजिए, वो चीज ऐड कर लीजिए कि डीएफएस कंप्लीट तब होता है जब ये फाइनाइट स्टेट स्पेस हो। डीएफएस कंप्लीट कब होता है? जब फाइनाइट स्टेट स्पेस हो। और डीएफएस इनकम्प्लीट कब होता है? जब स्टेट स्पेस इनफाइनाइट हो, मतलब इनफाइनाइट का मतलब चलता ही रहे। अब अगर मैं आपसे बोलूं एक क्लासरूम है, उसमें 100 बच्चे हैं, मुझे एक स्टूडेंट ला के दें डीएफएस से। अब आप डीएफएस लगाएं या कोई सा भी एल्गोरिथम लगाएं, आप उस स्टूडेंट को इवेंचुअली ढूंढ लेंगे। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट स्पेस है, कभी ना कभी आप घूम फिर के उसकी सीट पर आ ही जाएंगे, ऐसे ही है ना? लेकिन अगर एक मैं आपसे कहूं क्लासरूम में नहीं ढूंढना, इनफाइनाइट स्पेस के अंदर ढूंढना, तो आप बोलेंगे सर मैं तो लेफ्ट पे जा रहा हूँ और हो सकता है वो राइट पे बैठा हो। आर यू गेटिंग मी? तो डीएफएस कंप्लीट है कब? जब फाइनाइट हो, और इनकम्प्लीट कब होता है? जब इनफाइनाइट स्पेस। क्लियर हो गई ये बात? और ऑप्टिमल तो है ही नहीं, और ऑप्टिमल तो ये है ही नहीं। क्लियर हो गई ये बात सबको? सबको क्लियर हो गई ये बात? ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, टाइम और स्पेस जो है इसका रीजनेबल है, मतलब बीएफएस के मुकाबले में इसका स्पेस कम है। इसका स्पेस कम क्यों है? क्योंकि ये तमाम चाइल्ड को विजिट करते हुए नहीं जा रहा, ये लेफ्ट टू लेफ्ट जा रहा है, तो इसका स्पेस कम है। तो इसका मतलब है अगर ये आंसर देता है तो इवेंचुअली जल्दी दे देता है बीएफएस के मुकाबले में, स्पेस के हिसाब से। लेकिन ऑप्टिमल नहीं है, गारंटी नहीं है। हो सकता है ऑप्टिमल आंसर कर दे, लेकिन हो सकता है ना करे, तो इसलिए हम इसको ऑप्टिमल नहीं कहते। चले भाई, ये दो एल्गोरिथम हो गए हमारे। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे एल्गोरिथम। तो हमने डीएफएस भी देख लिया, हमने बीएफएस भी देख लिया, और हमने अब इनका टाइम स्पेस भी जो भी डिस्कस करना था, और कंप्लीट और इनकम्प्लीटनेस को भी डिस्कस, ऑप्टिमल को भी कर लिया। ये देखिएगा, ये देखने यहाँ पर ये विजिट ऐसे हो रहा है लेफ्ट से राइट, ठीक है? ये स्लाइड देख लीजिएगा, ये देखिए, सही है? ये आपकी एग्जाम्पल आपको दी नहीं है बोर्ड पे भी। आप नॉट कंप्लीट है, नॉट ऑप्टिमल है, बिकॉज द पाथ मे बी फाइनाइट और लूपिंग, देन द पाथ विल नेवर फाइल व्हेन इट गो ट्राई अगेन, इट ओवरकम द टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर आप कहते हैं कि कंप्लीट है, तो बेसिकली आप बात कर रहे होंगे फाइनाइट स्पेस की, और बहुत कम जगहों में फाइनाइट स्पेस होता है, क्योंकि ऑप्शन निकलते रहते हैं मल्टीपल। अच्छा जी, अब आते हैं यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च पे। एक एल्गोरिथम है जो बीएफएस की तरह का, ये यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। मैं इसकी डायग्राम बना लेता हूँ और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च बोर्ड पे। ये उन प्रॉब्लम्स में यूज होता है कि जहां पर आपको कॉस्ट गिवन होती है, कॉस्ट। एक छोटी भी डायग्राम बना रहा हूं।
मैं जरा डायग्राम बना लूं फिर आपसे बोर्ड शेयर करता हूँ। अच्छा जी, ये ग्राफ है। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च कैसे काम करता है, पहले तो उस ग्राफ को समझ लीजिए कि आप एस से जाना चाह रहे हैं जी पर। अच्छा, ग्राफ के अंदर ना आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि भाई आपकी प्रॉब्लम में रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, वैसे नहीं होती ग्राफ में, लेकिन आप प्रॉब्लम में रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि जिस नोड ने जिस चाइल्ड को जनरेट कर दिया वो नोड दोबारा उससे जनरेट नहीं होगी। मतलब क्या है कि एस से बी जा रहे हैं तो बी एस को नहीं करेगा। लेकिन हम बात करते हैं, ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करती है बात, ठीक है। अभी फिलहाल हम जनरल बात कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करती है बात। अब देखिएगा, इस ग्राफ को हम देख लेते हैं। अजान हो रही है। अब देखिए ये काम कैसे करता है, आवाज आ रही है सबको? देखिए काम कैसे करता है। हमें एस से जी जाना है, हमें स्टार्टिंग स्टेट गिवन है और हमें जी पे जाना है। ये देखिएगा, हमने एस बनाया, एस के 3 ऑप्शन बना दिए। अब यहाँ मैं आपसे एक चीज जिक्र करना चाह रहा हूँ, वो ये कि देखिए जब भी आप किसी ग्राफ को ट्री में कन्वर्ट करते हैं तो वैसे तो आप किसी भी नोड को किसी भी जगह पे बना लेते हैं। देखिए अब एस ए बी सी है, किसी भी नोड को किसी भी जगह पे बना लें आप, लेकिन किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए, किसी भी कंफ्यूजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी कॉपी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिजाइन करते हैं। मतलब लेफ्ट चाइल्ड अल्फाबेटिकली पहले आएगा, अल्फाबेटिकली जो पहले आता है वो लेफ्ट पे होगा। देखिए ए बी सी लिखा हुआ था, मैंने लेफ्ट पे सबसे ज्यादा पहले क्या बनाया, ए, क्योंकि वो सबसे पहले आता है। फिर मैंने बी को बनाया, फिर सी को। आर यू गेटिंग मी? इस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए, ताकि सब एक जैसा काम करें, तो वो नोट पहले बना दें जो अल्फाबेटिकली पहले आते हैं। सही है। अब अगर यहाँ पर ए लिखा होता तब भी मैं इसको लेफ्ट पे बनाता, यहाँ पर ए लिखा होता तब भी मैं लेफ्ट पे बनाता। ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास देखिए काम कैसे करता है। अब ये 3 नोड आपने ऑप्शन ओपन किए, आपने कहा एस से ए जाने की कॉस्ट कितनी है, 1, आपने यहाँ 1 लिख लिया। आपने कहा एस से बी जाने की कॉस्ट कितनी, आपने लिखा 5। आपने कहा एस से सी जाने की कॉस्ट कितनी, आपने बोला 15।
यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, कॉस्ट के हिसाब से काम कर रहा है। इसका मतलब है ये उन प्रॉब्लम्स में नहीं लग सकता जहां पर कॉस्ट गिवन ना हो। तो अब इन तीनों में से सबसे छोटी कॉस्ट कौन सी है? 1। तो ये 1 को चूज कर लेगा। तो देखें ये 1 को चूज करेगा, एस से ए चला गया 1। अब ए से कितने ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है? जी पे जाने का। एस से ए जा रहे थे 1 कॉस्ट यूज करके, ए से जी जा रहे थे 10 कॉस्ट यूज करके, लेकिन ये दोनों कॉस्ट कितनी हो गई? 1 और 10, 1 और 10 11। तो एस से जी गए ए के जरिए, तो कॉस्ट कितनी हो गई? 11। एस से जी गए, एस से ए के जरिए जी पे गए, तो कॉस्ट कितनी आ रही है? 11। सही है ये बात? सही है ये बात? लेकिन इसमें क्या कमाल है, तो ये यहां पर ये करता है कि अगर इसको आंसर मिल भी जाए तो ये कहता है नहीं, मैं सिस्टम में रहूंगा और ये चेक करूंगा कि जिस वैल्यू पे मुझे आंसर मिल रहा है, जिस वैल्यू पे मुझे आंसर मिल रहा है, क्या उससे छोटी कोई वैल्यू सिस्टम में है? तो ये चेक करेगा 11 से छोटी कोई वैल्यू है तो उसको पता चलेगा एक वैल्यू है 5। तो ये उसको ओपन करके देखेगा कि हो सकता है 11 से छोटा आंसर मुझे मिल जाए। आर यू गेटिंग मी? इस सिस्टम में जाएगा और ये कहेगा कि भाई 11 से छोटा कोई आंसर है। फर्स्ट करें यहाँ लिखा होता 25 और यहाँ लिखा होता 15, तो ये कहता है यही आंसर है। लेकिन चूंकि यहाँ 11 से छोटा नंबर लिखा है 5, तो ये उसे ओपन करेगा। इज इट क्लियर? 5 लिखा हुआ है, 10 नहीं, वो तो 10 तो बाद में आएगा हमजा, लेकिन अभी क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? ये क्यों ओपन कर रहा है? क्योंकि 11 से छोटा है। अगर यहाँ लिखा होता 12 तो ये उसे ओपन नहीं करता, अगर यहाँ लिखा होता 11 तब भी ओपन नहीं करता, क्योंकि 11 इसको मिल चुका है। तो अब ये बी से ऑप्शन चेक करेगा तो इसको मिलेगा जी, और यहाँ पर एस से बी जाने की कॉस्ट 5 थी, बी से जी जाने की कॉस्ट 5, 5 5 कितना हो गया? 10। तो ये जो इसने पुराना वाला आंसर याद किया हुआ था, ये इसको अपने नए आंसर से कंपेयर करेगा और कहेगा भाई ये आंसर भूल जाओ क्योंकि ये आंसर ज्यादा कॉस्ट का था, ये आंसर याद रख लो। मतलब अपडेट कर देगा कहीं पर अपने आप को। और अब ये कहेगा मुझे दोबारा आंसर मिल गया एस बी जी 10, लेकिन क्या 10 से छोटा कोई नंबर मौजूद है सिस्टम में? तो पता चलेगा 10 से छोटा कोई टोटल नंबर मौजूद नहीं है। तो ये कहेगा यही मेरा आंसर है, एस बी जी, एस बी जी। इज इट क्लियर? क्लियर हो गई ये बात? सिंपल सा एल्गोरिथम है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बस आप ये सोचते हैं कि सिस्टम में जितनी भी नोड्स हैं ये उनके हिसाब से काम करेगा। तो आप मुझे बता सकते हैं कि अगर प्रैक्टिकली इसे मैं बनाऊं तो ये कैसे बन सकता है? प्रैक्टिकली अगर मैं इसे बनाऊं तो ये कैसे बन सकता है? नहीं, प्रैक्टिकली कैसे बन सकता है? ये देखिए, ग्राफ हो या डिग्री हो उसका मसला नहीं है। ये जो अभी हमने लॉजिक लगाई है ना, कंपेयर करना स्मॉल और वैल्यूज ग्रेटर वैल्यूज, इसको कैसे डिजाइन कर सकते हैं? आप लोगों ने प्रियोरिटी क्यों पढ़ा था? बस ये उसी से बनेगा। क्या करता है वो? क्या करता है? प्रियोरिटी के हिसाब से, प्रियोरिटी यहाँ पर क्या है? वैल्यूज। तो एडजस्ट होता रहता है क्यों अपने आप को, ठीक है ना? अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एडजस्ट करता रहता है अपने आप को, बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ये देखिएगा। इसने कहा भाई एस बी जी, तो इसने कहा भाई मैं ऐसे स्टोर कर रहा हूँ कि ए जो है वो 1 है, बी जो है ये आवाज आ रही है? ठीक है। तो अब ये प्रियोरिटी के हिसाब से वैल्यूज को ऐड करेगा। कैसे करता है मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको।
ये देखिएगा, सबसे पहले इसने क्या किया, ए की वैल्यू स्टोर की 1, बी की वैल्यू स्टोर की 5, जिस तरह से भी कर रहा है उसको करने देंगे हम, और सी की वैल्यू स्टोर की 15 वैल्यूज के हिसाब से। इसने बोला भाई मुझे नंबर चाहिए, तो क्यू ने बोला कि भाई तुम ए वाला पिक कर लो, तो इसने ए वाले को पिक किया और यहाँ पर क्या आ गया, इसको मिल गया जी, और यहाँ पर वैल्यू आ गई 11। ठीक है, समझ रहे हैं? ये इसको 11 वैल्यू मिली। अब ये क्या करेगा, इसको एडजस्ट करेगा। आपको पता है कि एडजस्ट कैसे करेगा, लिंक लिस्ट होती है, एडजस्ट हो जाता है। तो ये मैं अगेन एडजस्ट करके नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ। यहाँ पर ए वाला तो डिलीट हो चुका है, ए वाला डिलीट हो चुका है, तो एडजस्ट करके बी इधर आ गया 5, जी वाला इधर आ गया 11। ये पूरा पार्ट लिखा हुआ है, ये बिलीव करेंगे सिर्फ बी नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है एस टू बी, और यहाँ क्या लिखा हुआ है एस टू जी, और यहाँ क्या लिखा हुआ है एस टू सी। तो इसने एडजस्ट कर लिया एस टू सी। अगर मैं थोड़ा सा और प्रॉपर कर सकूं, इसने लिखा एस टू बी 5, इसने लिखा एस टू जी क्या 10, और इसने लिखा 10 नहीं सॉरी एस टू जी 11, और इसने यहाँ लिखा एस टू सी 15। ठीक है, जैसे इसने यहाँ पर देखा तो इसको पता चला कि भाई इसका आंसर तो आ चुका है, लेकिन प्रियोरिटी क्यू में इसके आगे एक वैल्यू पड़ेगी, प्रियोरिटी क्यू में इसके आगे एक वैल्यू पड़ी हुई है। तो इसने फौरन क्या किया, इसने एस टू बी ओपन कर लिया, और इसने एस टू बी ओपन किया, यहाँ से बी डिलीट हुआ, और फिर इसने क्या किया, इसको जब ओपन किया तो इसको मिला जी, और यहाँ मिल गया 10। इसने प्रियोरिटी क्यू को एडजस्ट किया, तो एडजस्ट करके ये वाला जो पार्ट है एफ बी जी ये पहले आ गया, और एस ए जी जो है ये बाद में आ गया, और एस सी जो है वो क्या आ गया 50। तो बस इसका आंसर भी सबसे आगे पड़ा हुआ है, सॉरी एस टू जी नहीं एस ए जी लिखा हुआ है, वो मैं भूल गया था। ठीक है, एस ए जी, और वो 11 है। ठीक है, तो एस बी जी क्या हो गया 10 हो गया। बस अब इसने देखा कि इसका आंसर भी सबसे आगे पड़ा हुआ और सबसे छोटा भी है, तो इसने बोला यही मेरा आंसर है। तो प्रियोरिटी की यूज करते हैं, आप क्या यूज करते हैं, प्रियोरिटी की। तो ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा मैं इस पर, आप देख लीजिएगा, मुझे ये बता दें कि ये कंप्लीट है या नहीं है, और ऑप्टिमल है या नहीं है। शाबाश, कंप्लीट है या नहीं है, और ऑप्टिमल है या नहीं है। कंप्लीट है और ऑप्टिमल, कितने लोग कह रहे हैं कंप्लीट है? पहले कंप्लीट का जवाब दे दो। आसान सी बात है, कंप्लीट है। ठीक है, आसान सी बात है ना, कंप्लीट है। कंप्लीट क्यों है कि भाई इवेंचुअली अगर आंसर होगा तो ढूंढ के तो ला के दे रहा है। और ये बताइए कितने लोग कह रहे हैं कि ऑप्टिमल है या नहीं? ऑप्टिमल नहीं है, ऑप्टिमल है, ऑप्टिमल है, ऑप्टिमल है, ऑप्टिमल है। कितने लोग कह रहे हैं कि ऑप्टिमल नहीं है? हारिस, हारिस कह रहे हैं कि नहीं है। हमजा तनवीर भी कह रहे नहीं है। क्यों नहीं है भाई? आपको आंसर कौन सा लाके दिया इसने, कम वैल्यू का ज्यादा वैल्यू का? हमजा और हारिस, आपको इसने आंसर कम वैल्यू का लाके दिया ज्यादा वैल्यू का? तो फिर नहीं, तो आंसर मिलने के बाद सर्च करने का ताल्लुक ऑप्टिमल से तो है या नहीं है? आप मार्केट में जाते हैं हारिस, तो आप मार्केट में अगर आपको कोई नई चीज लेनी होती है तो आप पहली दुकान से ले लेते हैं, उसके रेट कंफर्म करते हैं? मैं तो रेट कंफर्म करता हूँ एक दो दुकानों से और फिर लेता हूँ, ऐसे ही है ना। तो बेसिकली यहाँ पर अगर वो दोबारा कहीं जा रहा है तो इसका ताल्लुक ऑप्टिमल से तो नहीं है। इन दी एंड वो आपको आंसर क्या लगे दे रहा है, आप एजेंट है, आपको वो शॉर्टेस्ट पाथ ही ला के दे रहा है। ये वैल्यू का ताल्लुक किस चीज से है, पाथ से। क्लियर हो गई बात? तो ये शॉर्टेस्ट ही ला के दे रहा है। पॉइंट क्लियर हो गया मेरा? ठीक है, तो ये ऑप्टिमल भी है, कंप्लीट भी है। सही है, ये एल्गोरिथम समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, तो देखें, बल्कि नहीं आगे नहीं बढ़ते, वापस आते हैं इस जगह पे। मुझे एक चीज और बताइए, बीएफएस और यूसीएस में ना एक रिलेशन है। बीएफएस और यूसीएस के अंदर एक रिलेशन है, वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन मैं आपको बताता हूँ।
अगर बीएफएस, अगर यूसीएस आप एक ऐसी ट्री पे लगाते हैं जिसमें तमाम पाथ की कॉस्ट क्या हो बराबर, अगर आप यूसीएस एक ऐसी ट्री पे लगाते हैं जिसमें तमाम पाथ की कॉस्ट क्या हो बराबर, तो ये बीएफएस बन जाता है। यूसीएस इफ पाथ कॉस्ट इक्वल टू 1 कर लेते हैं, देन बिकम्स बीएफएस। तो ये देखिएगा एस ए बी जी तीनों बने, तो ये किसे ओपन करेगा, ओपन करेगा ए को, और ए से क्या आ जाएगा इसके पास जी, सही है, और 1 1 क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। टू से छोटा नंबर मौजूद है, तो ये बी पे आएगा, बी क्या हो जाएगा जी, और तो ये वही वाला हो गया, सॉरी सी, ठीक है, और फिर सी पे आएगा, सी से भी इसको क्या मिल जाएगा जी, तो तीनों क्या होगा बराबर हो गए, और इसका पाथ क्या हो गया एस ए बी सी जी। तो बिल्कुल अगर बी एफ एस यूसीएस के अंदर पाथ कॉस्ट बराबर हो जाए तो बिल्कुल ये बीएफएस बन जाता है, सही है। इसीलिए यूसीएस को बीएफएस के बाद पढ़ाया जाता है, क्लियर हो गई बात। अगर यूसीएस के अंदर तमाम पाथ की कॉस्ट इक्वल टू 1 हो जाए तो यूसीएस बिल्कुल ट्रीट करता है किसकी तरह, बीएफएस की तरह, क्लियर हो गई बात। अगर यूसीएस के अंदर तमाम पाथ की कॉस्ट बराबर हो जाए तो यूसीएस ट्रीट करता है बीएफएस की तरह, ठीक है। वह इतनी सी बात है, इसको देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग में, फिर तो मसला हो तो मुझे बताओ। आगे बढ़ते हैं। बीएफएस हो गया, यूसीएस हो गया, डेप्थ फर्स्ट सर्च हो गया। अच्छा, डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर क्या प्रॉब्लम थी सर, कंप्लीट भी नहीं था, ऑप्टिमल भी नहीं था। और डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या कह रहा था, मैं कंप्लीट कब होऊंगा, जब डेप्थ फर्स्ट सर्च कह रहा था मैं कंप्लीट कब होऊंगा, जब आप फाइनाइट स्पेस करेंगे। तो बस डेप्थ फर्स्ट सर्च में ही ना दो तरह के आप चेंजेस कर लेते हैं, तो एक चेंजेस करने से वो कंप्लीट हो जाता है और दूसरे चेंजेस करने से वो ऑप्टिमल भी हो जाता है। तो इन दो चेंजेस को अलग अलग एल्गोरिथम के नाम दे दिए गए। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में अगर आप ये काम कर लें कि डेप्थ को लिमिट कर दें, डेप्थ को लिमिट करने का मतलब क्या है, डेप्थ फर्स्ट विद डेप्थ कट ऑफ के मैक्सिमम डेप्थ बिलो विच नोड्स आर नॉट एक्सपेंडेड। मतलब क्या, एक ट्री बनी हुई है इनफाइनाइट, आपने कहा भाई इस ट्री के अंदर मैं 50 से ऊपर डेप्थ पे नहीं जाऊंगा, मैं ट्री के ऊपर, मैं ट्री के अंदर 50 डेप्थ से ऊपर नहीं जाऊंगा, लगाऊंगा डीएफएस ही, लेकिन 50 डेप्थ से ऊपर नहीं जाऊंगा। 50 जरूरी नहीं है, कोई भी नंबर हो सकता है, 10 डेप्थ से ऊपर नहीं जाऊंगा, 5 डेप्थ से ऊपर नहीं जाऊंगा, 15 डेप्थ से ऊपर नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपने डेप्थ को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, लिमिट कर दिया। अब चूंकि आपने लिमिट कर दिया तो इस सूरत हाल में अब आपकी स्टेट स्पेस क्या हो गया है, फाइनाइट हो गया है। तो अब अगर आंसर होगा तो डेप्थ फर्स्ट सर्च आपको आंसर लाके दे देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। आप डीएफएस के अंदर डेप्थ को लिमिट कर दें, मतलब आपने कहा भाई मैं पूरी दुनिया में नहीं ढूंढ रहा, मैंने 4 कंट्रीज में जाके ढूंढना है, तो आपने 4 कंट्रीज लगा दी, आप 4 कंट्रीज के अंदर जाके उस बंदे को ढूंढें डीएफएस के रूल के तहत, आपको अगर वो बंदा मौजूद होगा तो लाजमी मिल जाएगा, क्योंकि आपने डेप्थ पे क्या कर दिया है, फाइनाइट स्पेस कर दिया। आप एक जगह पे फंसे हैं, आपको लूप में चले आ रहा है, लूप चले जा रहा है, लूप चले आ रहा है, लेकिन आपने बोला भाई इस लूप को 15 तक चलने के बाद रोक देना, इसका मतलब क्या है 15 के बाद मैं वापस ऊपर आना शुरू हो जाऊंगा। तो क्योंकि आपकी डेप्थ क्या हो गई है, लिमिट हो गई है, क्योंकि आपकी डेप्थ क्या हो गई है, लिमिट हो गई है, तो इस सूरत हाल में आपको आंसर मिल जाएगा। अजी गेटिंग माय पॉइंट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। देखिएगा स्क्रीन पे देखें, ये एक बहुत आप सपोज कर लीजिए एक बड़ी ट्री है, तो इसमें मैंने डेप्थ 3 पे डीएफएस चलाया, तो देखिए 3 डेप्थ से वापस आ जाएगा। देखना डेप्थ 0 होती है, रूट क्या होता है, डेप्थ 0 पे होता है,
तो देखें 1 2 3, ये डेप्थ 3 से वापस आ गया, देख रहे हैं, हालांकि नीचे मौजूद है नोड लेकिन ये उनको एक्सपेंड नहीं कर रहा। इज इट क्लियर? ये नंबर कौन बताएगा आपको, ये बात की बात है, लेकिन अगर आप डेप्थ को फिक्स कर दें तो वो कहलाता है डेप्थ लिमिटेड सेट, बाकी पूरा डीएफएस है, बाकी पूरा डीएफएस है। इज इट क्लियर? सही है। अब आप ये 3 चीजें देख लीजिए कि भाई 3 पॉसिबल आउटकम है इसके। एक तो आपको सॉल्यूशन मिल जाए, एक क्या है कि सॉल्यूशन हो ही ना, तो आप चाहे 15 डेप्थ पे चला लें या 1500 डेप्थ पे चला लें, जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो वो फेल हो जाएगा। लेकिन तीसरी चीज क्या होती है, कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब क्या होता है? कट ऑफ का मतलब ये होता है कि नो सॉल्यूशन विद इन कट ऑफ। भाई सॉल्यूशन तो है लेकिन आपने चूंकि डेप्थ को लिमिट कर दिया, तो हो सकता है आपने 15 डेप्थ तक चलाया और आंसर पड़ा हुआ 16 का, हो सकता है आपने 17 डेप्थ तक चलाया और आंसर पड़ा 20 का। समझ में आ गई बात? सॉल्यूशन का मतलब क्या, आंसर आ गया। हाँ बिल्कुल, सॉल्यूशन का मतलब है आंसर आ गया, फेलियर का मतलब है आंसर है ही नहीं। कट ऑफ का मतलब क्या है, आंसर है लेकिन आपकी लिमिट में नहीं है, आसान अल्फाज में। क्लियर हो गई बात? अब इस एल्गोरिथम में कोई बोर्ड पे समझाने वाली बात तो है नहीं, तो ये आपको पता है कि कितना आसान है ये। मुझे ये बता दीजिए कि ये कंप्लीट है या नहीं, आपके ख्याल में? नबील कह रहे हैं कंप्लीट है, बाकी लोग जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, और कोई बताइए कंप्लीट है या नहीं है? कंप्लीट है, और बताइए। कंप्लीट है। हाँ मोहतशिम, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। देखें, मैं आपसे कहूँ कि भाई फर्स्ट करें आप इम्तियाज जाइए, और इम्तियाज जाके मैं आपसे एक ऐसी चीज मंगाऊँ जो इम्तियाज में नहीं है, तो डेफिनेटली जब वो मौजूद ही नहीं है तो आप कैसे लाएंगे? नहीं, आप लोग ना इधर उधर की नहीं सोचे, आप सिर्फ मेरी मेरी बात से ना शायद आपको मतलब समझ में आ जाए। कंप्लीट इसलिए है ये क्योंकि देखिए आपकी लिमिट ही डिफाइन हो गई है। अब उस लिमिट के अंदर है तो आप ला के देंगे, उस लिमिट के अंदर है तो आप नहीं ला के देंगे। अब एक चीज इम्तियाज में नहीं मिलती और मैं आपको कह रहा हूँ इम्तियाज से लेके आओ, मैं आपको कह रहा हूँ, और अगर वो नहीं मिलती तो आप कंप्लीट है। क्लियर होगी बात? आप कंप्लीट इसलिए है क्योंकि आपकी लिमिट ही डिफाइन कर दी गई है। एक पेपर 8 घंटे का है, मैं आपसे कह रहा हूँ 3 घंटे में करें, आप कर ही नहीं सकते हो। तो जब आप करिए, आप क्योंकि मैंने आपको 3 घंटे के लिए फिक्स कर दिया, मैं आपसे बोलूँ पेपर जितनी भी देर में हो जाए तो फिर तो वो अलग बात हो गई, लेकिन मेरे एल्गोरिथम की लॉजिक ये है कि मैं आपको लिमिट कर रहा हूँ, और लिमिट करने का मतलब ये है कि मैं आपको कह रहा हूँ इसके अंदर हो तो लेके आ जाओ, तो डेफिनेटली आप कंप्लीट है क्योंकि उस लिमिट में एक चीज मौजूद ही नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि बस एक चीज डिस्कस कर लेते हैं कि डेप्थ फर्स्ट सर्च ही है विद अ प्री डिफाइंड मैक्सिमम डेप्थ। However, it is usually not easy to define the suitable maximum depth. ये कोई नहीं बताएगा आपको आगे या मुझे आगे इसे डेप्थ कितनी रखनी है। मतलब आप बोले सर इसका के का जो नंबर होता है डेप्थ का वो कितना होना चाहिए, तो मेरे पास इसका जवाब नहीं है। वैरी करता है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। 8 टाइल खेल लें तो अलग है, 10 क्वीन खेल लें तो अलग हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, ये सिर्फ टेस्टिंग से पता चलता है। क्लियर हो गई बात? अगर आपने बहुत छोटा नंबर रख लिया तो हो सकता है कि सॉल्यूशन ही ना मिले, आपने बहुत बड़ा नंबर रख लिया तो फायदा क्या, डेप्थ फर्स्ट सर्च और इसमें फायदा क्या? मतलब आपकी डेप्थ है 100, आपकी लिमिट है इनफाइनाइट, आपने डेप्थ रख दी 5, उसमें आंसर ही नहीं, ये टू स्मॉल हो गया। टू लार्ज क्या है कि भाई डेप्थ तो इनफाइनाइट आपने रख लिया, 200 डेप्थ तक जाओ, तो फायदा क्या? सही है ना? लेकिन एनीवे द सर्च इज कंप्लीट, बट ऑप्टिमल अभी भी नहीं है। ऑप्टिमल क्यों नहीं है? क्योंकि डेप्थ डिफाइन है लेकिन हो सकता है ऊपर आंसर पड़ा हो वो नीचे की डेप्थ का आंसर ला के दे रहा। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, तो एनीवे द सर्च इज कंप्लीट बट स्टिल नॉट ऑप्टिमल। तो अगेन अगर हम बात करें डेप्थ फर्स्ट सर्च में दो प्रॉब्लम है। डेप्थ फर्स्ट सर्च में प्रॉब्लम क्या है, ऑप्टिमल भी नहीं है, कंप्लीट भी नहीं है। तो उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे किया? उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम ऐसे किया कि कंप्लीट वाली प्रॉब्लम तो डेप्थ लिमिटेड सर्च से हमने रिजॉल्व कर ली। कंप्लीट वाली प्रॉब्लम तो हमने डेप्थ लिमिटेड सर्च से रिजॉल्व कर ली।
लेकिन जो ऑप्टिमल वाली प्रॉब्लम है वो अभी भी रिजॉल्व नहीं हुई। तो इसके लिए एक और चेंजेस करते हैं हम डीएफएस के अंदर ही। वो चेंजेस करने के बाद जो हमारा एल्गोरिथम बनता है उसका नाम होता है आइटरेटिव डीपिंग सर्च। आइटरेटिव डीपिंग या प्रोग्रेसिव डीपिंग अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दिस वन आइटरेटिव डीपिंग, अगर ये आप काम कर लिया जो कि इसमें लिखा हुआ है तो आपका एल्गोरिथम अब ऑप्टिमल भी हो जाता है। आई विल एक्सप्लेन आफ्टर ब्रेक, ठीक है। तो ये आप चीजों को ना कनेक्टेड करके चलें, कनेक्शन बनेगा तो आपको समझ में आएंगे। आप अलग अलग एल्गोरिथम को नहीं पढ़े, जिस सीक्वेंस में आपको समझाए गए हैं उसी सीक्वेंस में पढ़े तो ये बहुत आसान है। आपने आज डीएफएस पढ़ लिया, 3 दिन बाद आप बीएफएस पढ़ नहीं, आप एक सिटिंग में इनको कंप्लीट करें, तो ताकि आपको इनका कनेक्शन समझ में आए कि भाई इस एल्गोरिथम में ये मसला था तो ये पढ़ना है, इस एल्गोरिथम में ये मसला था तो आप ये डिस्कस करें, इसमें ये प्रॉब्लम थी तो यहाँ आ गई। अब बीएफएस और यूसीएस का लिंक भी बता दिया आपको कि बीएफएस में ऑप्टिमल में क्या मसला आ रहा था कि जब ऑप्टिमल था जब पाथ कॉस्ट 1 होती थी, तो यूसीएस आ गया। यूसीएस ने कहा भाई पाथ कॉस्ट 1 नहीं हो तब भी मैं ऑप्टिमल हूँ, तो यूसीएस लगा लो अगर आपकी पाथ कॉस्ट बराबर नहीं है, वरना बीएफएस लगा लो। समझ रहे हैं? कोई सवाल है? किसी का कोई सवाल है तो बताइए। किसी का कोई सवाल है तो बता दीजिए। आप लोग ये रिवाइज करते हैं क्योंकि एक हफ्ते बाद मिड टर्म है, मतलब 2 सेशन और होंगे उसके बाद मिड टर्म है 5 तारीख से, गालबन 7-6 तारीख से। तो काइंडली इसको रिवाइज कर लीजिए कि 6 जुलाई से मिड टर्म है। बता दूंगा मैं अगले हफ्ते की कैसे होंगे मिड टर्म, क्या होगा, ठीक है। चलें फिर इंशाल्लाह हम लोग ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। अभी टाइम हो रहा है 1:45, तो आप लोग 2:10 तक आ जाइएगा, ठीक है। जी होंगे, अभी तक तो हो रहे हैं, ठीक है भाई। 2:10 तक आ जाइए, नमाज वमाज पढ़ लीजिए। जी अभी कुछ नहीं आइडिया, बकरीद ईद के बाद शायद हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन फिलहाल कोई आइडिया नहीं। ठीक है भाई, 2:10 तक हम लोग वापस आ रहे हैं। अल्लाह हाफिज।